अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाता है तो उसकी एनर्जी क्यों इंक्रीज हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ से इस तरह दूंगा कि जब तक आप ज़मीन के ऊपर हैं, ज़मीन आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपकी कोई एनर्जी नहीं लग रही। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएं, तो डेफ़िनेटली जब आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती जाएगी, क्योंकि आपकी अर्थ के साथ अट्रैक्शन वीक होती जा रही है। इसी तरह जब तक रॉकेट कोई ज़मीन के ऊपर है, उसकी कोई एनर्जी नहीं लग रही। अगर उसने ज़मीन के चुंगल से बाहर निकलना है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो ज़मीन के मदार से निकल सके। अब सेम यही केस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का है। जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है उसकी कोई एनर्जी नहीं लग रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो खुद ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं बिना किसी एनर्जी के। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जाना है तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी। उधर से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, आप इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जितना इलेक्ट्रॉन को आप दूर लेकर जाना चाहेंगे उतनी ही आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब क्योंकि पहला शेल न्यूक्लियस के करीब है, इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे एनर्जी बहुत कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ने दूसरे शेल में जाना है तो उसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तीसरे में जाना है तो उसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले शेल की निस्बत दूसरे शेल के अंदर ज़्यादा होती है। एज वी मूव फ्रॉम द फर्स्ट शेल टू द सेकेंड शेल, जब हम पहले शेल से दूसरे शेल में मूव करते हैं, द इलेक्ट्रॉन इज़ फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। सिंस द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, लेस एनर्जी इज़ नीडेड टू कीप द इलेक्ट्रॉन इन प्लेस, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब रहने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर एनर्जी to move freely compared to when it is in the first shell। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बाहर निकलना है, आज़ादाना मूव करना है, जो कि वो फर्स्ट शेल के अंदर रहते हुए नहीं कर सकता। न्यूक्लियस उसको मुसलसल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, वेयर इट इज़ हेल्ड मोर टाइटली बाय द न्यूक्लियस। पहले शेल में न्यूक्लियस ने उसको टाइटली बाउंड किया हुआ होता है। क्लियर हो गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। हमने डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने कहा था कि गैस का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो होना चाहिए। अब लो प्रेशर रखने की क्या वजह होती है? जब प्रेशर लो होता है तो गैस के एटम्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जब वो दूर दूर होंगे तो उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करके डिस्चार्ज ट्यूब से टकरा सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप प्रेशर ज़्यादा रखते हैं तो गैस के एटम्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। करीब आने की वजह से वो एक दूसरे से ही टकराते रहते हैं। उनके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो एटम्स के साथ ही टकराते रहेंगे, उनको रास्ता ही नहीं मिलेगा कि वो डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ जाके टकरा सकें और ग्लो पैदा कर सकें। यही वजह है कि गैस का प्रेशर बहुत ही कम रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन का फ़्लो जो है वो स्मूथली हो। लोअरिंग द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज़ नेसेसरी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर कम होना ज़रूरी होता है बिकॉज इट अलाउज़ द गैस एटम्स टू बी आयोनाइज्ड मोर ईजिली। जब प्रेशर लो होगा तभी गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकेंगे, मतलब कि एटम तभी आयोनाइज होंगे व्हेन अ हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड, जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। एट हाई प्रेशर गैस एटम्स आर टू क्लोज टुगेदर, जब प्रेशर हाई होता है तो गैस के एटम एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं एंड दे कोलाइड फ्रीक्वेंटली, और वो आपस में टकराते रहते हैं, प्रिवेंटिंग अ स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्मूथली फ्लो नहीं कर सकते। बट व्हेन प्रेशर इज़ रिड्यूस, लेकिन जब आप प्रेशर कम करते हैं द गैस एटम्स आर मोर स्प्रेड आउट, गैस के एटम्स फैल जाते हैं, मेकिंग इट ईजियर फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रीली, इस तरह इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं एंड क्रिएट अ ग्लोइंग डिस्चार्ज। जब वो टकराते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के साथ तो वहाँ पे ग्लो पैदा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पुराना कॉन्सेप्ट क्या था? हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पुराना कॉन्सेप्ट बताना है। हाउ हैज़ दिस कॉन्सेप्ट चेंज्ड विद टाइम, वक्त के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट किस तरह चेंज हो गया।
पहले पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कॉन्सेप्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ्स में मूव कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सूरज के गिर्द बाकी के प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। ये वाला मॉडल बोहर ने पेश किया था, इसको बोहर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और कुछ इस तरह का मॉडल जो है वो डिस्कवर हुआ, जिसमें एक तो ये बात सामने आई कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ पार्टिकल्स नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। इसके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पार्टिकल्स के तौर पे भी बिहेव करते हैं और इनकी वेव नेचर भी है। और बोहर कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड के अंदर किसी भी जगह पे मौजूद हो सकते हैं। हम 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे मौजूद है। और तीसरी बात, हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड और उसकी पोजीशन एट अ टाइम मालूम नहीं कर सकते। जब आप उसकी स्पीड मालूम करने की कोशिश करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी होती है, और जब आप पोजीशन मालूम करते हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो चुकी होती है। यानी कि ये दोनों चीज़ें, स्पीड और पोजीशन, आप एक ही वक्त में मालूम नहीं कर सकते। ये इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। अर्लियर इलेक्ट्रॉन्स वर थॉट टू बी अ टाइनी पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स तस्वर किए जाते थे दैट मूव इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, जिस तरह प्लैनेट्स सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं। और ये मॉडल बोहर ने पेश किया था। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट चेंज कैसे हुआ? लेटर साइंटिस्ट्स डिस्कवर्ड दैट, बाद में साइंसदानों ने डिस्कवर किया, नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक बोथ वेव्स एंड पार्टिकल, कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। इसको कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, दोनों तरह का बिहेवियर, वेव भी और पार्टिकल भी। दूसरा पॉइंट, देयर एग्जैक्ट पोजीशन एंड स्पीड कैन नॉट बी नोन एट द सेम टाइम, कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और स्पीड आप एक ही वक्त में मालूम नहीं कर सकते। इस प्रिंसिपल को कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नंबर 3 है, इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन क्लाउड लाइक रीजन्स कॉल्ड ऑर्बिटल्स। बजाय फिक्स्ड ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउडी रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, जिनको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। और ये मॉडल क्वांटम मॉडल भी कहलाता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल, कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनके न्यूक्लियस क्यों अनस्टेबल होते हैं? इसकी दो मेन वजूहत हैं। एक तो ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इम्बैलेंस होना, यानी कि प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन्स की तादाद एक जैसी नहीं होती। अक्सर न्यूट्रॉन की तादाद जो होती है वो ज़्यादा होती है, प्रोटॉन्स कम होते हैं। और दूसरा ये है कि एटम्स का साइज़ बहुत बड़ा होना। द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं बिकॉज दे हैव एन इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक तो रीज़न ये है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद इम्बैलेंस होती है, और आर टू लार्ज, या फिर एटम्स का साइज़ बहुत लार्ज होता है। इफ़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज़ अनबैलेंस्ड, जब इनकी तादाद इम्बैलेंस होती है, द फोर्सेस होल्डिंग देम टुगेदर बिकम वीक, तो वो फोर्स जिसने इन दोनों को इकट्ठा रखा हुआ होता है वो फोर्सेस वीक हो जाती हैं। और दूसरी बात, इफ़ द न्यूक्लियस इज़ टू बिग, जब न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा हो जाएगा, द प्रोटॉन्स रिपेल ईच अदर स्ट्रांगली, तो प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ जाएगी। जब प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती है तो क्योंकि सारे प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को हमेशा रिपेल करता है, प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने से रिपल्शन बढ़ जाती है, मेकिंग द न्यूक्लियस ब्रेक अपार्ट। जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस के टूट जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड रिलीज रेडिएशन टू बिकम मोर स्टेबल, और जब न्यूक्लियस टूटेगा तो उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी रेडिएशंस की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट्स। साइंसदानों ने ये कैसे नतीजा कस किया कि तमाम एलिमेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे एक ही तरह के हैं। Scientists concluded that electrons and protons are the same in all elements through the discharge tube experiments। अब हम देखेंगे कि उन्होंने ये किस तरह साबित किया कि ये पार्टिकल्स एक ही तरह के हैं
सबसे पहले जो कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी उसमें क्या हुआ था, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू डिफरेंट गैसेस एट लो प्रेशर, जब लो प्रेशर के ऊपर गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, द सेम टाइप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड रेज कैथोड रेज वर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। जो भी गैस यूज़ की, हर गैस के केस में एक ही तरह के नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स पैदा हुए, क्योंकि सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। इससे क्या साबित हुआ, शोइंग दैट ऑल द एटम्स कंटेन आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स, के तमाम एटम्स के अंदर एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और जब पॉजिटिव रेज यानी कि कैनाल रेज या प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए, पॉजिटिव रेज आल्सो अपीयर्ड इन ऑल गैसेस। जो भी गैस यूज़ की, सबके केस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पैदा हुए, प्रोवाइडिंग द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑल एटम्स। बाद में उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। तो इससे साबित हुआ था कि हर एटम के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। सिंस दीज पार्टिकल्स बिहेव्ड द सेम इन एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के केस में इन पार्टिकल्स का बिहेवियर एक जैसा था, बस इनकी तादाद का फ़र्क होता है हर एलिमेंट में, वैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। साइंटिस्ट रियलाइज्ड दैट, साइंसदानों ने ये सोचा, दैट द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि तमाम एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।